नमस्कार दोस्तों। आज हम पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ये टॉपिक के बारे में हिंदी में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ये टॉपिक बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस रिलेटेड है। पहले समझिए कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग इसमें हमने 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही ये अगला पार्ट है, या इसे हम पार्ट 2 कह सकते हैं। इस टॉपिक को टाइटल दिया गया पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, बट ये बेसिकली डिसोल्यूशन रिलेटेड है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस रिलेटेड है। अभी ये जो टॉपिक है इसमें और पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम व्हाट इज पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जब हम ये कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस समय ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या रहना चाहिए, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे। तो पहले पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश होता क्या है ये समझते हैं। तो यहाँ पे एज पर डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन इट बिकम्स अवेलेबल इज कॉल्ड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। मतलब जब भी कैश अवेलेबल होगा वो उस कैश का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एज एंड व्हेन इट बिकम्स अवेलेबल। इस प्रोसेस को हम पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कहते हैं। अभी ये जब भी अवेलेबल, देखो जैसे मैंने बताया इनिशियली कि ये टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस रिलेटेड है। अभी ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन या जनरली जो सिंपल डिसोल्यूशन, उसमें क्या है, हम ये करते हैं, अज्यूम करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के सारे असेट्स एक ही साथ बेचे जाते हैं और एक साथ सारी लायबिलिटीज पे किए जाते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, जब भी बिजनेस बंद होता है, डिसॉल्व होता है, उस समय हमें असेट बेच के लायबिलिटीज पे करना होता है। तो हम जो सिंपल डिसोल्यूशन है उसमें क्या अज्यूम करते हैं कि सारे असेट्स, बिजनेस के सारे असेट्स एक ही साथ बेचे गए, मतलब पूरा बिजनेस एक साथ बेचा गया और सारे लायबिलिटीज एक साथ पे कर दिए। तो जनरली ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आपको असेट के लिए अच्छी प्राइस मिलनी है मार्केट में तो वो असेट तब भी बेचना चाहिए जब उसको डिमांड होगी। और ये डिसोल्यूशन प्रोसेस जनरली टाइम लगता है इस प्रोसेस में। तो इसीलिए पैसा जो आता है डिसोल्यूशन के टाइम पे वो पार्ट में आता है कि जो ऐसे हो सकता है कि कंपनी के पास जो फर्नीचर था वो कंपनी ने आज बेच दिया, उसके 10 दिन बाद मशीनरी बेच दी, उसके कुछ और दिन बाद लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी। तो पैसे एक साथ नहीं आने वाले, पैसे पार्ट्स में आने वाले, पीसेस में आने वाले। तो इसीलिए जो भी पैसा पीस में आता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, और उस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को ही हम पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन इट बिकम्स अवेलेबल इज कॉल्ड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अभी ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक बैलेंस शीट देखते हैं। ये बैलेंस शीट है एक फर्म का 31 मार्च 2021 पे। कुछ लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट है, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, इनकम टैक्स है, बिल्स पेएबल। और असेट्स है, असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें हैं। अभी अगर ये बिजनेस इसी डेट पे बंद हो गया, ये बिजनेस अगर बंद हो गया इसी डेट पे, तो क्या होगा। अभी यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, टाइपराइटर और ये जो कैश बैलेंस है, तो कैश बैलेंस नहीं बट ये अदर असेट्स है, इसे हमें बेचना होगा। और ये असेट बेच के जो भी पैसा आएगा वो पैसा हम बैंक लोन पे करने के लिए, क्रेडिटर, इनकम टैक्स, बिल्स पेएबल, ये सारी चीजें पे करने के लिए पेड करेंगे। सॉरी। तो डिसोल्यूशन पे ये होता है। और पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि ये सारे असेट हम एक ही टाइम, ऐसे हो सकता है कि पहले टाइपराइटर बेच दिया, फिर फर्नीचर बेच दिया, फिर मशीनरी बेच दिए, फिर लैंड। तो पैसे आएंगे वो पार्ट में आएंगे, पीसेस में आएंगे, तो उसे हमें जब भी आएंगे पैसे तभी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये प्रोसेस को हम पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कहते हैं। अभी ये कंपनी है, ये पार्टनरशिप है कंपनी में, ये डिसॉल्व होने वाली है। तो अभी इसके एसेट बेच के जो भी पैसा आएगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये देखते हैं प्रैक्टिकली।
अभी एज पर पार्टनरशिप एक्ट लायबिलिटीज आर पेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हमें पहले ये देखना है कि ये जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में बैंक लोन है, क्रेडिटर है, इनकम टैक्स है और बिल्स पेएबल है। यहाँ पे मान लीजिए कि इस कंपनी अभी ये पार्टनरशिप बंद हो रही, तो ये 1,000 रुपए है, कैश है, ये किसे पहले पे करना है, ये क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि एवरी वन वॉन्ट्स देयर मनी बैक क्विकली, सबको पहले उनका ही पैसा वापस चाहिए ना। क्रेडिटर बोलेंगे हमारा पैसा दो, बैंक लोन बैंक वाले बोलेंगे हमारा, बिल्स पेएबल जिनका है वो भी बोलेंगे हमारा, और इनकम टैक्स भी पे करना है। तो इसके लिए एक ऑर्डर है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही दिया गया है। तो जैसे पैसे, और हम आगे जाके मान लेते हैं कि अभी इस फर्म ने टाइपराइटर बेच दिया, 10,000 का टाइपराइटर बेच दिया। तो ये 10 बेच के, टाइपराइटर बेच के जो 10,000 रुपए आएंगे, ये पहले किसे पे करना है, क्योंकि हर कोई बोलेगा कि मुझे पहले पे करो। तो उसके लिए रूल क्या कहता है, ऑर्डर क्या कहती है, एज पर कंपनीज एक्ट, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हमें देखना है। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लायबिलिटीज आर पेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो इसमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट में पहले है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके लिए अगर कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस हमें पहले पे करने हैं, उसके लिए प्रोविजन करके रखनी है। मतलब सबसे पहले जो भी पैसे है उसमें से हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन, मतलब ये जो प्रोसेस है ना, हम असेट बेचेंगे तो कुछ तो पैसे आएंगे, कि असेट बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दिया, या असेट बिजनेस से ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में ले गए, तो कुछ तो एक्सपेंसेस लगेंगे, तो उसे हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए कुछ तो पैसे हमें लगेंगे, वो पैसे या तो हमें पहले ही पेड करने हैं या उसके लिए प्रोविजन करना है। ठीक है, प्रोविजन क्यों करना है, कि देखो हमें पता नहीं है ना कि अभी कितने एक्सपेंसेस होंगे, डिसोल्यूशन का प्रोसेस 2-3 महीने भी ले सकता है ना। तो क्या करते हैं, ये एक्ट क्या कहता है कि एक आप एस्टिमेट करो कि डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतने हो सकते हैं, और उसके लिए प्रोविजन करो। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में फर्स्ट हमें डिसोल्यूशन एक्सपेंस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की प्रोविजन करनी, उसके बाद हमें पे करना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं सारे गवर्नमेंट ड्यूज, कि टैक्सेस है, टीडीएस है, तो वो सारे गवर्नमेंट ड्यूज कहलाते हैं, वो हमें पे करना है। तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं। इसमें एम्प्लॉयज के ड्यूज भी आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, कि कुछ कंपेंसेशन के लिए क्लेम किया था एम्प्लॉय, उसके पैसे देने, वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हमें सेकेंडली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे करने हैं। उसके बाद है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अगर कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, इसके लिए हमें अमाउंट रखनी चाहिए, कि ले जैसे मैंने अभी देखा कि एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कंफर्म हुआ है तो वो पे करना पड़ेगा, बट पहले समझते हैं कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है। देखो दोस्तों, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी है जो फिक्स नहीं है। ये फिक्स कब होगी, ये फिक्स होगी फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है, उस इवेंट के होने के बाद। जैसे कि देखो, हमारा एम्प्लॉई है, हमारे कंपनी का एम्प्लॉई या हमारे फर्म का एम्प्लॉई, उसने कंपनी पे केस कर दी कि मुझे कंपनी ने 10,000 रुपए कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। अभी केस इसलिए किए कि कंपनी देने के लिए तैयार नहीं थी। अभी ये केस जाएगा कोर्ट में। अभी कोर्ट में क्या हो सकता है, कोर्ट में दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो वो एम्प्लॉई है उसके फेवर में केस जाएगा, या हमारी कंपनी हमारे फर्म के फेवर में केस आए। अगर वो एम्प्लॉय के फेवर में केस गया, मतलब अगर वो एम्प्लॉय केस जीत गया, तो क्या होगा, इस फर्म को एज पर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट उस एम्प्लॉय को 10,000 रुपए देने होंगे। तो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो गया ना, ये फिक्स नहीं। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय केस हार जाएगा, मतलब केस हमारे फेवर में आएगा, तो उसमें क्या होगा कि हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ऐसा भी है, तो उस केस में पैसे नहीं देने पड़ सकते। मतलब ये जो केस किया है उसका रिजल्ट क्या है ये हमें पता नहीं। तो उस रिजल्ट की वजह से जो लैबिलिटी क्रिएट होने वाली है, उस लैबिलिटी को हम कॉन्टिजेंट लैबिलिटी कहते हैं। अभी ये कॉन्टिजेंट लैबिलिटी के लिए हमें प्रोविजन करना है, तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट में थर्ड नंबर पे आएगा, उसे प्रोविजन करना है। उसका आउटकम हमें मालूम नहीं है, फिर भी हमें प्रोविजन करना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, डिबेंचर्स है, या बैंक लोन है, सिक्योर्ड बैंक लोन है, कि हमने बैंक से लोन लिया था और उनको कुछ सिक्योरिटी दे दी थी असेट से, तो वो भी वहां पे आ जाएंगे। मतलब अगर बैंक से हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया, और उन्हें उन्हें हमने सिक्योरिटी दे दी थी, 1 लाख की मशीनरी दे दी थी,
तो ये हो सकता है कि वो बैंक वो मशीनरी बेच के पैसा उनका रिकवर करे। अगर वो 1 लाख की मशीनरी डेप्रिसिएट हो गई, 90,000 की हो गई, तो क्या होगा, बैंक को 90,000 मिलेगा और 10,000 के लिए बैंक फिर से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट पे 4 नंबर पे सिक्योर्ड क्रेडिट, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो नॉर्मल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स, ये सब इसमें आएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। ठीक है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में सिंपल डिफरेंस है। अगर बिजनेस में सिक्योरिटी दी है, जो भी लोन लिया है उसके लिए, तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बनते हैं। और अनसिक्योर्ड मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इसके लिए हम कुछ सिक्योरिटी नहीं देते। इवन कभी कभी बैंक भी हमें बिना सिक्योरिटी के कर्जा दे देती है, लोन देती है, तो उसे हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स लोन है, कि किसी पार्टनर्स ने लोन दिया था पार्टनरशिप फॉर्म को, तो वो पहले पे करना है। और लोन फॉर्म पार्टनर्स वाइफ, अगर पार्टनर से वाइफ से लोन लिया है तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आता है। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स लोन, और सबसे आखिर में हमें करना है पेड पार्टनर्स कैपिटल। देखो दोस्तों, तो ये है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। यहाँ पे देखो, पार्टनरशिप फर्म बंद होने वाली है, क्लोज होने वाली है, डिसॉल्व होने वाली है। पार्टनरशिप फर्म बंद होगी, क्लोज होगी, तो हमें लायबिलिटीज पे करने होंगे ना, तो वो लायबिलिटीज पे करने के लिए हमें ये ऑर्डर फॉलो करना है। पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने हैं, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के लिए प्रोविजन करानी है, उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टनर्स लोन, और सबसे आखिर में पार्टनर्स कैपिटल पेड होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा कि पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ये डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, और इसमें हमें असेट बेच के जो भी पैसा आता है वो पैसा पे करना होता है इसी ऑर्डर में। ठीक है, अभी पैसा कैसे आने वाला है पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन में, पैसा एक साथ नहीं आने वाला, असेट, सारे असेट एक साथ नहीं बेचे जाने वाले हैं, असेट पार्ट्स में बेचे जाने वाले, तो पैसा भी हमारे पास पीसेस में आएगा, पार्ट्स में आएगा। ठीक है, तो अभी हमने वही जो एग्जांपल देखा, बैलेंस शीट देखा था कि डिसोल्यूशन के लिए प्रीवियस स्लाइड में, तो यहाँ पे हम एक डिसोल्यूशन पे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस की, ए बी सी आर पार्टनर्स इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They decided to dissolve the firm on 31st March 2021, on which date their balance sheet was as under. तो ये एबीसी तीनों पार्टनर्स थे, और 31 मार्च को उनका बैलेंस शीट ऐसे था। तो बैलेंस शीट है, इसमें देखिए कैपिटल अकाउंट्स है, क्रेडिटर्स है, इनकम टैक्स है, लायबिलिटी साइड में, और असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और कैश बैलेंसेस है। अभी बैलेंस शीट के एंड होने के बाद दिया है हमें कि असेट्स आर रियलाइज एज फॉलोज, मतलब असेट ऐसे बेचे गए। तो फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ 30,000 का, मतलब पहले हमने एक लॉट में 30,000 के एसेट बेचे, और दूसरे सेकंड रियलाइजेशन में 48,000 के, 48,000 के एसेट्स बेचे। तो देखिए दोस्तों कि हमें ये पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, क्रेडिटर्स और कैपिटल अकाउंट ये पे करना है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये 2 असेट्स है मेन, और कैश बैलेंस भी कुछ है। तो अभी हमें ये क्वेश्चन है, अब ये इस क्वेश्चन में लिखा है कि ये फर्म डिसॉल्व होने जा रही है और असेट ये ऐसे रियलाइज हुए, फर्स्ट रियलाइजेशन 30। अभी क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। तो ये सरप्लस कैपिटल मेथड होता क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये प्रोसीजर समझिए कि रियलाइजेशन के समय पे क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे कि ये सरप्लस कैपिटल मेथड और एक मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड, ये क्या होता है और ये क्यों, कहाँ पे वो एप्लीकेशन होता है उसका। ठीक है, क्योंकि दोनों मेथड में, सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड में, इनिशियली हमें एक ही तरह से अकाउंटिंग करानी होती है। तो देखो देखो दोस्तों कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमें स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्रिपेयर करना है। तो ये स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होगा, देखो यहाँ पे अभी ये स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है, ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। अभी इस फॉर्मेट में देखो, अभी ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में पहले थोड़ा मुझे इसमें देखो ये फॉर्मेट, ठीक है, अभी इसी फॉर्मेट में क्या होने वाला है,
हमें ये प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। अभी जो कॉलम्स है वो कॉलम्स फिक्स रहेंगे। लायबिलिटीज अगर ज्यादा है तो ज्यादा कॉलम बनते हैं, लायबिलिटीज कम है तो कम कॉलम बनते हैं। कैसे देखो, फर्स्ट कॉलम हमें डेट का बनाना है, उसके बाद सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का, और थर्ड कॉलम कैश अवेलेबल। ये तीन कॉलम तो फिक्स रहने वाले हैं, ठीक है, ये कॉलम है। उसके बाद देखो आप इनकम टैक्स और क्रेडिटर्स, ये दो कॉलम बने। ये कैसे बनते हैं कि क्वेश्चन में लायबिलिटीज कितना है, देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिटर्स है, इनकम टैक्स है। अगर यहाँ पे बैंक लोन भी होता तो हम यहाँ पे बैंक लोन के लिए भी एक कॉलम बनाते, या और कोई लायबिलिटी होती तो उसके लिए भी कॉलम बनते। मतलब ये जो पेमेंट के कॉलम्स है, ये कॉलम जितने ज्यादा लायबिलिटीज होंगे उतने ज्यादा कॉलम बनेंगे। अभी इसमें क्या करना है, इनिशियली हमें देखना कि लिखना है हमें पर्टिकुलर में बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट, और डेट वही आएगा 31 मार्च, क्योंकि उसी डेट को फॉर्म डिसॉल्व होने वाली। तो बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट लिखना है, जो भी बैलेंसेस है। अभी बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट देखिए, यहाँ पे कैश बैलेंस है हमारे बैलेंस शीट में ही है। यहाँ पे देखिए कैश बैलेंस 16,000 रुपीज का है, तो 16,000 16,000 हमने यहाँ पे लिखा कैश अवेलेबल में। उसके बाद इनकम टैक्स है 5,000 रुपए का, वो एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर्स है ए बी सी, ए का कैपिटल 60,000 है, बी का 48 और सी का 30। तो इस तरह से हमने बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट पहले लिखना है। उसके बाद हमें जो भी लायबिलिटीज है वो हमारे ऑर्डर के हिसाब से पे करना है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हमने यहाँ पे देखा था, देखो कि जो भी ऑर्डर ऑफ पेमेंट है वो ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऐसे है। पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट ड्यू, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, सिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे ये ऑर्डर में हमें पेमेंट करना है। ये ऑर्डर हमें मेमोराइज होना चाहिए, इसे हमें रट के लेना है कि इसी ऑर्डर में पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश होगा। तो अभी हमें पता है कि लायबिलिटीज दो ही है इस क्वेश्चन में, इनकम टैक्स और क्रेडिट। तो पहले ऑब्वियसली इनकम टैक्स ही पे होगा, क्योंकि इनकम टैक्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को देते हैं हम। तो पहले जो भी 16,000 है, 16,000 अवेलेबल है, उसमें से हम लेस पेड टू इनकम टैक्स करेंगे। पहले इनकम टैक्स पे करेंगे 5,000 रुपए का। उसके बाद कैश कॉलम में -5,000 लिखेंगे, और इनकम टैक्स कॉलम में भी -5,000 लिखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा देखो, उसके बाद जो भी बैलेंसेस आएंगे यहाँ पे, वो बैलेंसेस कैसे आएंगे। अभी हमें यहाँ पे पर्टिकुलर में कैसे लिखना है कि पेमेंट किया ना हमने, अभी इनकम टैक्स पे कर दिया तो बैलेंस कम होगा ना। तो हम फिर से हम बैलेंसेस लिखेंगे एक पेमेंट के बाद। अभी बैलेंसेस कैसे आएंगे देखो दोस्तों, चाहे तो दोस्तों आप मेरे साथ ये सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और ये प्रैक्टिस भी होगा। क्योंकि अभी हम पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश पे एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए कैश कॉलम में 16,000 कैश अवेलेबल थी, उसमें से हमने 5,000 पे कर दिए, तो बैलेंस बचा 11,000। और इनकम टैक्स कॉलम में तो अभी कुछ बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि हमने 5,000 इनकम टैक्स था वो पूरा पे कर दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस हमें पे करना है, तो इसलिए वैसे ही लिखना है वहां पे। उसके बाद जो ये पार्टनर्स है उनके कैपिटल तो एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि उन हमने अभी तक पे ही नहीं किया। तो ये 60,000, 48,000 और 30,000 ये ऐसे ही आने वाले। ठीक है। तो एक स्टेप होने के बाद, ये इनकम टैक्स पे करने के बाद, अभी जो स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है वो ऐसा है, बैलेंसेस है। तो कैश बैलेंस हमारे पास है अभी 11,000 अवेलेबल है। इनकम टैक्स हम पे कर चुके हैं, क्रेडिटर्स हमें पे करना है, और कैपिटल अकाउंट है। ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद देखो दोस्तों कि जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी वो क्रेडिटर्स ही है, एक ही लायबिलिटी बची। अभी हमें क्रेडिटर्स पे करना है, और क्रेडिटर्स पे करने के बाद कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स की अमाउंट सिर्फ 10,000 रुपए है, और हमारे पास कैश अवेलेबल 11,000 है, तो हम पूरे क्रेडिटर्स पे कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अभी जो भी हमारे पास बैलेंस है ना, इसमें क्या करेंगे, जो बैलेंस है इसमें लिखेंगे लेस, ऐसे ही करना है देखो अकाउंट लेस पेड। ठीक है, क्रेडिटर्स को पे करना है, और हम कितनी अमाउंट पे करने जा रहे हैं अभी हम यहाँ पे,
क्रेडिटर्स को अमाउंट हम कितना पे करने जा रहे हैं, 10,000 रुपए बराबर। तो 10,000 यहाँ पे पे होगा। अभी इनकम टैक्स तो कुछ पे नहीं करना है क्योंकि हमने टोटल इनकम टैक्स पे कर दिया है। इसके बाद देखो हमने कैश कॉलम में लिखा कि हम क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट पे करने जा रहे हैं, 10,000 का अमाउंट पे करने जा रहे हैं ना। तो वही वहां पे -10,000 हो गया। अभी क्रेडिटर्स कॉलम में भी वैसे ही होगा, क्रेडिटर्स कॉलम में भी हम -10,000 लिखेंगे, ये हम 10,000 पे करने जा रहे हैं ना क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10,000 रुपए। ठीक है, लिखा। अभी तक हम कैपिटल पे नहीं कर रहे तो वहां पे कुछ पेमेंट होने वाला नहीं है, तो वहां पे देखिए हम डैश डैश भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पेमेंट नहीं हुआ है। ये जो पार्टनर्स है इनको अभी तक कुछ पैसा नहीं मिला है और मिल नहीं सकता, क्योंकि पहले हमें थर्ड पार्टी लायबिलिटीज पे करनी है, मतलब जो आउटसाइडर्स है उनकी लायबिलिटीज पे करनी है, उसके बाद ही पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, अगर बचेगा तो। अगर नहीं बचेगा तो कुछ नहीं। अभी बैलेंस में देखना दोस्तों, 11,000 कैश था, उसमें से हमने 10,000 पे कर दिए, तो हमारे पास 1,000 कैश बचा। अभी इनकम टैक्स ये तो पूरा पे हो चुका है, नील हो गया। उसी तरह से अभी क्रेडिटर्स भी पूरे पे हो गए, नील होंगे। अभी जो पार्टनर्स के कैपिटल है वो तो पे नहीं हुए ना अभी तक, तो पार्टनर्स के कैपिटल हमें पे करने हैं, तो इसलिए हम वो जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है वो ऐसे ही आएगा, एज इट इज वहां पे आएगा। तो ये पैसे क्रेडिटर्स को पे करने के बाद अभी हमारे पास बैलेंसेस कितने हैं देखो। ठीक है, ये बैलेंसेस है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, ये एक चीज हम कर सकते हैं कि ये जो बैलेंसेस है इनको हम बोल्ड करके लिख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी बैलेंस है उसमें से हमने पेमेंट किया है ये क्लियरली हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो अभी हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के बाद जो ये स्टेटमेंट है शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये ऐसे बनाए। 11,000 में से 10,000 क्रेडिटर्स को पे कर दिए तो 1,000 रुपए बचे। अभी इनकम टैक्स नील हो गया, क्रेडिटर्स नील हो गए, अभी सिर्फ कैपिटल बैलेंस है। अब भी दोस्तों ये जो 1,000 रुपीज अवेलेबल बैलेंस है ये किसे पे करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 1,000 रुपए हर कोई मांगा है, ये बोलेगा मेरा पहले दो, बी बोलेगा मुझे दो, सी बोलेगा मुझे दो। तो ये जो बैलेंसेस हमें पे करने हैं कैपिटल अकाउंट के, उसके लिए हमें क्वेश्चन में मेथड बताया गया है, यहाँ पे देखिए, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे सरप्लस कैपिटल मेथड यूज होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि ये सरप्लस कैपिटल मेथड, और उसी उसी तरह से एक मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड। ये मेथड केवल और केवल पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो कैपिटल रीपेमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है या यूज होती है, उसका और कहीं पे भी यूज नहीं है। एक बार सारे लायबिलिटीज पे हो गए, आउटसाइडर लायबिलिटी, उसके बाद जो भी कैश बैलेंस रहेगा वो कैश बैलेंस पे करने के लिए हमें या तो सरप्लस कैपिटल मेथड यूज करना होता है या मैक्सिमम लॉस मेथड। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि हमें सरप्लस कैपिटल मेथड यूज करना है। तो अभी हम देखते हैं कि सरप्लस कैपिटल मेथड यूज कैसे होता है और सरप्लस कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो सरप्लस स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मेथड हमें प्रिपेयर करना है और इसका ये फॉर्मेट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये जो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है इसका फर्स्ट वीडियो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एंड करते हैं। और जो स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मेथड और ये जो स्टेटमेंट हमें कंप्लीट करना है ना, ये वाला, ये, तो ये स्टेटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए